हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा जिसमें कि रियल एस्टेट के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस है। और इससे हमें ये पता लगता है कि रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, नंबर वन। और उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करते हुए हम अपने लिए क्या करियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट्स टू। एंड नंबर थ्री, हम अपने करियर में रियल एस्टेट के सेक्टर में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, किन ऊंचाइयों को हम हासिल कर सकते हैं। सो दिस प्रेजेंटेशन विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, second, the possible success, and third, where do we see ourselves after working in real estate. So here comes the presentation. Basic analysis of the real estate market in India today. So हम जो मेजर फोकस एरियाज रहेंगे वो हमें ये समझना है कि मार्केट में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग कर सकें, अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकें और अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट कैसे हम दिलवा सकते हैं, उसका एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी बात यह है कि मार्केट में डेवलपमेंट पोटेंशियल क्या है, आज मार्केट की स्थिति कैसी है, आगे चल के मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है, और लॉन्ग टर्म में मान लेते हैं 3 से 5 साल के दरमियान ये मार्केट किस तरीके से ग्रो करने वाला है। थर्ड पॉइंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब सरकार क्या रेगुलेशन रियल एस्टेट मार्केट में लाने वाली है, या क्या रेगुलेशन सरकार लेके आई है पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से कस्टमर्स में एक ट्रस्ट डेवलप हो सका है और इस इंडस्ट्री को लेके उनकी उम्मीद जगी है, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ेगा उस तरीके से कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ेगी। इसके साथ साथ डेवलपमेंट कंपनीज ने जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं वो किस तरीके की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और किस तरीके से उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को कस्टमर्स उनको व्यू उनको उनको महसूस कर रहे हैं। और ये कस्टमर्स सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि इंडियन कस्टमर्स पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं, एनआरआईज हैं, ओसीआईज हैं, जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है और किस तरीके से सरकार द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स का हमारे इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉरेन मार्केट इन्फ्लुएंस। इसमें फॉरेन मार्केट इन्फ्लुएंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि एनआरआईज की या ओवरसीज रेमिटेंसेस इन इंडियन मार्केट वो कितनी बड़ी है या उसकी स्थिति क्या है, और इसके साथ साथ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या ये पिछले 2 सालों में बढ़ा है, और आने वाले 2 साल या 3 साल में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में, क्योंकि जैसे ही हम एफडीआई की बात करते हैं तो वो 5 से 10 साल का एक होराइजन लेके चल सकते हैं, तो 5 से 10 सालों में हम मार्केट की क्या सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा एक ब्रीफ एनालिसिस है बाय अर्नस्ट यंग, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, किस तरीके से जीडीपी में ग्रोथ हुआ है 2016 से 17, 17 से 18, या पिछले 5 सालों में क्या ग्रोथ रही है, और आने वाले 5 सालों में क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे करेंसी वैल्यूएशन में क्या फर्क पड़ा है, इससे ओवरसीज मार्केट में फॉरेन मार्केट इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। इंडियन लेबर मार्केट का क्या सिचुएशन है, आज हिंदुस्तान में मार्केट की क्या सिचुएशन है, एवरेज होम बायर की क्या एज है, और ये होम बायर्स की उम्र घटती हुई हम देख रहे हैं। किसी एक जमाने में होम बायर्स की उम्र तकरीबन 58 ईयर्स थी, वो कम होते होते 45 में पहुंची, 45 से घटते हुए वो 35 में पहुंची, और आज तकरीबन 28 ईयर्स की हमारी एवरेज एज है ऑफ इंडियन हु इज इन दी लेबर मार्केट। तो क्यों और कैसे ये घटते हुए उम्र ऑफ द रियल एस्टेट बायर्स इज पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। हमने कई बार दोस्तों सुना है ये कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। ठीक है, तो अगर हम 2027 तक हिंदुस्तान अगर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, तो ये इट्स वेरी नेचुरल कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो इससे अछूता तो रहेगी नहीं।
तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे कंट्री में क्या पड़ेगा या किस तरीके से पड़ेगा, वो हम लोग डेफिनेटली अपने आने वाले प्रेजेंटेशंस में कवर करेंगे, जिसके लिए आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। आपके कमेंट्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस बना के आप तक पहुंचेंगे। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैकिन्जी एंड कंपनी का एक रिपोर्ट आया था बहुत डिटेल्ड अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, एंड किस तरीके से एक ट्रांजिशन हो रही है हमारी इकोनॉमी में, उसका क्या इम्पैक्ट हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसको हम लोग ब्रीफली आज एक कवर करेंगे, ताकि आप जब करियर अपना प्लान कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, या अगर आप अपने लिए कोई रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यू कुड बी अ फ्रेश ग्रेजुएट या यू कुड बी वर्किंग इन सम सेक्टर्स, इट कैन बी इंश्योरेंस, बैंकिंग और एनी अदर सर्विस सेक्टर। तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप बेशक इसको प्लान कीजिए, आप बेशक इस इंडस्ट्री में आइए। और अगर जैसे हमारे बहुत व्यूअर्स रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी हैं, वो भी अगर रियल एस्टेट में अपने व्यक्त अपने टाइम को प्रोएक्टिवली यूज करना चाहें, वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैकिन्जी का ये एनालिसिस है कि इंडिया बाय 2030 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जैसे आपने कुछ पुराने पीछे स्लाइड्स में देखा, दैट बाय 2027 हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान इस पूरे विश्व में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। तो 2030 तक मैकिन्जी एंड कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया विल बी 5 times द साइज ऑफ द इकोनॉमी विच स्टैंड्स टुडे। ठीक है, 2030 तक 59 करोड़ people will start living in our metro cities, which is nearly twice the population of US today. ठीक है, 27 करोड़ या 270 million people, they will be in the working age and which is being considered at around 28 years. आप इमेजिन कीजिए, 27 करोड़ लोग 28 साल की उम्र के आसपास होंगे, जो हमारी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तकरीबन 70% ऑफ नेट एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड इन दिस सिटीज। तो जो हिंदुस्तान पहले एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी हुआ करती थी, आगे चल के 2030 तक, मतलब आने वाले 7 सालों में, ये इकोनॉमी एक शहरों की तरफ बढ़ रही है। देर इज अ ह्यूज ट्रांजिशन फ्रॉम टीयर 2 टू टीयर 1 सिटीज, या फ्रॉम टीयर 3 टू टीयर 2 सिटीज। तो ये जो माइग्रेशन हो रही है, इसकी एक वजह यह है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे शहरों में, हमारे बढ़ते हुए शहरों में ज्यादा से ज्यादा देखी जा सकती है। तकरीबन 91 मिलियन, मतलब तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख अर्बन हाउस होल्ड्स, मतलब हमारे शहरों में जो घर, जो परिवार रह रहे हैं, दे विल बी दे विल बी काउंटेड इन द मिडिल क्लास, एंड दिस इज गोइंग टू बी अप फ्रॉम 22 मिलियन टुडे। मतलब 2.2 करोड़ हाउस होल्ड से ये तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख परिवार शहरों में एक मिडिल क्लास सेक्शन में ट्रांसफर होने वाले हैं। दोस्तों, 68 cities will be will have a population of 1 million plus। मतलब 68 cities हिंदुस्तान में, इन शहरों में 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे होंगे। इसका एक आप अनुमान लगाइए कि आज यूरोप में सिर्फ 42 ऐसे सिटीज हैं जिसमें कि 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है। हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब सरकार जो पैसे खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, उसकी जो बढ़ोतरी है, वी कैन सी कि आने वाले 7 सालों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी स्पेंडिंग अराउंड 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नेसेसरी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट दीज काइंड ऑफ डिमांड्स। आप अपने शहरों में देख सकते हैं कि हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे लाइंस नए बिछ रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स बन रही हैं, स्टेट एक्सप्रेसवे बन रहे हैं।
तो ये सारी चीजें जिसमें सरकार पैसे खर्च कर रही है, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उन एरियाज में आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब उन जगहों पे शिफ्ट कर रहे हैं। तकरीबन 900 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्पेसेस विल बी एडेड। तो ये जो डिमांड जो बढ़ रहा है, जो लोग टीयर 3 से टीयर 2 में शिफ्ट हो रहे हैं या टीयर 2 से टीयर 1 में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे शहर जो हैं वो साइजेस में बड़े हो रहे हैं। और शहर के साइज में बड़े होने का मतलब क्या है कि उसमें रेजिडेंशियल भी ऐड हो रहा है, उसमें कमर्शियल एरियाज भी ऐड हो रहा है। तो रियल एस्टेट का एक डायरेक्ट लिंकेज है सरकार द्वारा अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रति। इस तरीके से 2.25 बिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ रोड्स, आप खुद देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सारे रोड्स में एक जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। 7400 किलोमीटर ऑफ मेट्रोज एंड सबवेज आर एडेड। बॉम्बे में हम देख सकते हैं कि मोनोरेल्स आ रही हैं, बैंगलोर, जयपुर, चेन्नई, कानपुर, हर शहर में कोई ना कोई मेट्रो रेल्स बिछ रही हैं। दिल्ली के अंदर मेट्रो रेल्स बहुत बड़े तरीके से अपना नेटवर्क बिछा रहा है। तो ये सब कुछ हमारे रियल एस्टेट में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल लिव इन द सिटीज। आप इमेजिन कीजिए, आज की जो अगर हमारी पॉपुलेशन, जैसे हम कहते हैं कि 140 करोड़ है, तो 2030 तक तो पॉपुलेशन और भी बढ़ेगी। एंड दिस पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसिडर्ड एट अबाउट 1.9 टू 2.3%। सो अगर हम इस ग्रोथ के साथ देखें कि 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल स्टार्ट लिविंग इन दी सिटीज, तो आप सोचिए कि हमारे जो शहर हैं आज, उन शहरों के साइजेस कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। अगर मैं गुड़गांव की बात सोचता हूँ, तो आज गुड़गांव में 2031 के मास्टर प्लान तक तकरीबन 115 सेक्टर्स हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, 2030 और आने वाले 7 सालों में ये शहर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। तो आप खुद ये भी सोच सकते हैं कि इसमें आप अनुमान लगाइए कि इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ओके, 70% ऑफ इंडियाज जीडीपी विल अकाउंट फ्रॉम सिटीज। आज हमारी इंडिया को हम कई बार एक कृषि प्रधान देश मानते हैं। तो 2030 तक 70%, हमारे जीडीपी का 70% विल कम फ्रॉम द सिटीज। सो इमेजिन कि हमारी हमारी जो शहरों में कितनी डेवलपमेंट मतलब होने वाली है। तो अगर आप आज एक ग्रेजुएट हैं, मान लेते हैं आपकी उम्र 20 या 21 साल की है, और आप अपने लिए करियर चुन रहे हैं, तो आप ये सारे फिगर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में आ सकते हैं जिसकी जो ग्रोथ पैरामीटर्स है वो असीमित है। वो इट्स यू नो इट इज अनबिलीवेबल। आप ये देखिए, आज हमारी नेशनल इनकम, जो पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें, सो इट्स अबाउट $2200 पर एनम। अब अगर मैं उसको ये कहूं कि 2030 तक इट इज लाइकली टू ग्रो 4 फोल्ड्स। सो अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे करंट सिचुएशन में, करंट पर कैपिटा इनकम में जो रियल एस्टेट का हाल है, जिसमें डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है, तो ये आने वाले 7 सालों में डिमांड कहाँ तक पहुंच जाएगी। Another important aspect is the per capita income in tier 1 and tier 2 cities for urbanization. So मतलब it is going to be really helpफुल फॉर द इंडस्ट्री, और इसमें काम करने वाले हर प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा इस प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेस इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और टीयर 3 से टीयर 2 एंड टीयर 2 से टीयर 3 सिटीज़ में जो लोगों की माइग्रेशन हो रही है इंडिया में, उससे क्या क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हो रहे हैं। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रोड्स, रेलवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इससे हर जगह पे एक जो एक यूफोरिया है ओवरऑल इकोनॉमी में, उसका प्रोग्रेस रियल एस्टेट में क्या है। अब अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं और आपको एक फ्रेमवर्क में काम सीखना चाहते हैं, प्लस आपको ये समझना है कि इंडस्ट्री में आप किस तरीके से एंटर कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल रिवर्ट टू यू। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अमोक बिल्टेक में, हम आपको एक फ्रेमवर्क ऑफर करेंगे जिसमें काम करते हुए आप इस इंडस्ट्री में अपने लिए एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरी जिंदगी आप अचीव कर सकते हैं। Thank you, and I will wait for your feedback. I'll wait for your comments.
थैंक्स लॉट।